अब है आपकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, रोजगार आप देख ही रहे हैं, बच्चे स्क्रॉल करके घूम रहे हैं, गलियों में रील बना रहे हैं, लड़कियां रील बना रही हैं घूम घूम करके कि हमको पैसा किसी तरह से फेसबुक से मिले। जीवन यापन मुश्किल हो चुका है। तो भारत की इकोनॉमिक बढ़ा रहे हैं ना ये सब रील बना तो भारत की इकोनॉमी बढ़ती है जी नहीं, भारत की इकोनॉमी बढ़ती है उद्योग से। भारत की इकोनॉमी बढ़ती स्टार्टअप के बिना। अगर सरकार चाहती तो जितने भी आपके गांव फालतू के जो पंचायत भवन है वो बने हुए हैं, आप देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ पंचायत भवन। पंचायत भवन को तब्दील कर दिए अस्पताल में, हर गांव में अस्पताल होगा। पंचायत भवन के 2 कमरों को तब्दील कर दिए छोटे अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में आपके प्रत्येक गाँव में अस्पताल होगा। उन जगहों पर उनको कनेक्ट कर दीजिए पीएचसी से। आपके लोकल जो सरकारी हॉस्पिटल है, आपके जो आज झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हर जगह बैठे हुए हैं, उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है। आप जाके देखिए कभी आकस्मिक, देखिए मैं गरीब परिवार से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, तो सवर्णों के लिए, गरीबों के लिए, जो दलित पिछड़ा मैंने कहा, इस नाते मैंने कह रहा हूँ कि दलित पिछड़ा मतलब बहुत से लोग दमदार बैठे हुए हैं, मोटा माल काटने वाले बैठे हुए हैं, और जो उन गरीबों के जो SC ST तमाम लोगों की जो पिछड़ों का जो माल, उनके लिए मैं लड़ूंगा कि उनके परिवार जो गरीब परिवार है, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब परिवारों के जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, शिक्षा जो उनको नहीं मिल रही है, मैं उसके लड़ूंगा। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने क्षेत्र में, भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है, पूर्वांचल में आती है, तो उनके लिए लड़ूंगा कि हमारे पूर्वांचल में इतने मेडिकल कॉलेज हों कि हमारे 10,000 रुपये, 12,000, 15,000 काम कर रहा है रात 12-12 घंटे, उसका प्रोग्रेस चलेगा? सोचा आपने कभी? तो ये जिम्मेदारी बनती है। हम लॉलीपॉप देकर नहीं कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, इस तरह से लॉलीपॉप देकर के कितना जिएंगे बता दिए हमको। घर पे बीवी है, पत्नी है, बच्चे हैं, पिता हैं, माँ है, दवा के लिए काम करती है, तो उनकी दवा तो हो ही नहीं पाएगी। अब सरकार, आप कभी ये माइक उठा करके चले आए सरकारी अस्पतालों पे, दिल का अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के चिल्लूपार विधानसभा में है, और जो हमारे साथ, जो हमारे बगल में जो बैठे हैं, यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी आपको बता दें कि भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जो चिल्लूपार विधानसभा में इसके पहले पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं विधायक पद के, और आने वाले समय में चुनाव है। तो आज हमारी बातचीत इनसे बहुत ही खास होने वाली है कि आखिरकार 2027 में फिर से चुनाव है, और ये सर फिर से उबाल मार रहे हैं कि जनता के बीच में जाएंगे और सेवा करने का फिर से अवसर प्राप्त करेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं सर? बहुत ठीक, बहुत धन्यवाद आपका सच तक खबर का कि आपने कष्ट किया कि हमारा इंटरव्यू करने का, कि आप जनता में जाने के। क्योंकि देखिए, भारतीय अपना समाज पार्टी जी सर बहुत काम की है, और चूँकि पूर्व प्रत्याशी 2022 में 328 विधानसभा चिल्लूपार से मैं रह चुका हूँ, और मुझे जनता का बहुत प्रेम मिला। आप घूम के देख भी रहे होंगे कि जनता में चर्चा भी है, बातें भी हैं, लोग पूछते भी हैं, जहाँ आते हैं वहाँ से भी बात चलती है कि अब की क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं। तो मेरा तो भाई प्रश्न था, मेरी बात रहती है कि नहीं, चुनाव तो लड़ना ही है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और जनता की सेवा ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। तो सर किस मुद्दे पर आ रहे हैं इस बार 2027 में, किस मुद्दे पर आ रहे हैं? काम तो तमाम हो रहा है। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप समझिए कि वर्तमान सरकार में बहुत सारी अनियमितताएं आपको देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि खाद्य विभाग सोया हुआ है, मिलावट। आप किसी दुकान पे कुछ मिठाई लेने चले आइए, आपको मिलावट की रूप मिल जाएगी। खाद्य विभाग से कोई मतलब नहीं है। सब्जियों में, फलों में, दूध, पनीर में, मतलब पनीर तो नकली भरमार हो चुका है, क्योंकि पशुपालन इतना महंगा हो चुका है, और इतने बल्क मात्रा में दूध का प्रोडक्शन करके दूध की जो व्यवस्था आपूर्ति होनी है वो मुश्किल लगता है। तो उसके लिए जो मतलब हवस के पुजारी, सब पैसे के मतलब उसमें खून से रोटी खाने वाले लोग हैं, वो केमिकल मिला करके और खाद्य सामग्री बेच रहे हैं, दूध को बेच रहे हैं, पनीर बना के बेच रहे हैं, जिससे हमारे देश का भविष्य, बच्चे किडनी के पेशेंट हो रहे हैं, किडनी फेल हो रही है उनकी, बड़े बुजुर्ग उनकी किडनियाँ फेल हो रही है। भाई जो काम करता है व्यक्ति है, जो क्या 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो पनीर लेके आया, घर पे खाया, और वो जहरीला पनीर नुकसान कर रहा है। शादी ब्याहों में धड़ल्ले से चलता है पनीर, पूरी बारात खाती है, और सभी लोगों को कुछ ना कुछ किडनी डैमेज होता है। इस तरह से खाद्य विभाग है। दूसरा है, पहला तो स्वास्थ्य आता है शरीर में, तो अब स्वास्थ्य का तो पहले नंबर यही है। अभी गरीब परिवार है, उसको इलाज की ज़रूरत पड़े, तो अगर वो, आपने गोरखपुर का स्कैम देखा कि मुर्दे का भी इलाज किया आता है। गोरखपुर में अभी आपने देखा कि एक मामला उजागर हुआ कि मुर्दे का भी इलाज किया जाता है, और चूसने का पैसा। तो उनको जनता से नहीं मतलब है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए भी तो
जो सरकार, जो लोग वहाँ अधिकारी बैठे हैं उनको कदम उठाना चाहिए था। क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसके जिम्मेदार लोग सो रहे अभी हैं? तो मुद्दा सुन लीजिए, आपने मुद्दा पूछा, अभी तो मुद्दा सो रहे हैं, तभी तो खाद्य विभाग के अधिकारी सो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सो रहे हैं, बैठ करके एसी का कमरा तोड़ रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं। अगर वो सही रहते तो आज ये घटना घटती कि कोई माई का लाल किसी गरीब को चूसता। आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप प्राइवेट अस्पताल चले जाइए, आप बिक जाएंगे, आपकी खेती बाड़ी बिक जाएगी। तो स्वास्थ्य पहले आता है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य पहले आता है, और उस स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि जगह जगह मिलावटखोरी, जगह जगह मुर्दे का इलाज, मतलब कि इलाज करने के नाम पे ठगी। तो पहला काम ये। अब करना क्या है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करिए, ये पहला मुद्दा हो गया। दूसरा शिक्षा आता है। अब आपको शिक्षा चाहिए, कुछ करना होगा, कुछ आगे बढ़ना होगा, तो गरीब परिवार के लिए शिक्षा भी तो चाहिए। अब शिक्षा करने के लिए जनता देखिए, स्कूल लूट का और एक प्रोपेगेंडे की व्यवस्था बन चुकी है। आप स्कूल जाएंगे, आपको महंगी से महंगी किताबें देनी पड़ेंगी, ड्रेस एक से एक देना पड़ेगा, पैसा उसका, फीस तो बड़ी बड़ी ही है, छोटी फीस है नहीं किसी की। अब बच्चे प्राइवेट जाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ 70-70, 80-80 हज़ार के ट्रेंड, वेल ट्रेंड B.Ed, M.Ed ये स्कूलों में पढ़ाने के टीचर नियुक्त हैं, 3-3, 4-4 टीचर नियुक्त हैं। फिर हमारे प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही? क्यों नहीं बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे पढ़ते इस नाते कि अगर कोई बड़ा पद वाला है, यानी कि उस टीचर के बच्चे को पूछे तो उसका बच्चा प्राइमरी में नहीं पढ़ता है। मैं तो मेरे बच्चे का नाम प्राइमरी लिखा था, प्राइमरी बच्चा पढ़ता मेरा, लेकिन उनसे पूछे कि उनका बच्चा क्यों प्राइमरी में नहीं पढ़ता है। तो जबरदस्ती आप अफसरों के बच्चों को डालोगे प्राइमरी की स्थिति सुधरेगी। तो पहला क्या, दूसरा चीज़ शिक्षा सुधार करना है। इतना ही नहीं, आपकी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। आप इंटर के बाद कुछ चाहते हैं करना, चाहते हैं जाना डॉक्टर की पढ़ाई में, मेडिकल कॉलेज कितने कम है आपके यहाँ? मेडिकल कॉलेज आपको हाईएस्ट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तो मेडिकल कॉलेज कम आपके यहाँ है कि सारे लोग आपको प्राइवेट जाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? जहाँ करोड़ों खर्च कर पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा। तो उसे डाटा बन पाएगा? आरक्षण के दम पर जो लोग एडमिशन ले रहे हैं वो क्वालिफाई, वो उस लायक है ही नहीं। फिर वो डॉक्टर बन करके आदमी जान मारेंगे कि वो जान बचाएंगे उनकी, तो मारेंगे ही। तो और सुनिए, इतना ही नहीं, अभी मुद्दा सुनिए। भारतीय अपना समाज पार्टी कोई मामूली चीज़ नहीं है। भारतीय अपना समाज पार्टी पूरे प्रदेश में, देश उन्होंने मेहनत किया है, दर दर जा करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या दे? अब सुन लीजिए। सहारा और तमाम चिट फंड कंपनियां गरीबों का पैसा लेके बैठ गई। जिन गरीबों ने अपने खून पसीने की कमाई दिन रात गाड़ी इकट्ठी करके और चुन चुन करके उन्होंने जमा किया कि मेरे बेटी के काम आएगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई के काम में आएगा, उन लोगों का पैसा मार के बैठ गई। कौन जिम्मेदार इसका है? किसने दिया लाइसेंस उन लोगों को? तो उस सरकारों को तो चाहिए ना कि वो पैसा उन गरीबों को वापस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सारा सुबह मर गया, कौन देगा पैसा उसका? नहीं, चुनाव आया था, पैसा नहीं तो वोट नहीं, तो हम लोगों ने किया ऐसा। ये होगा कि पैसा मिलेगा, फार्म भरिए, करिए, कुछ नहीं, टाटा फेस हाथ पतला पोल, कहानी हो गई। अब है आपकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, रोजगार आप देख ही रहे हैं। बच्चे स्क्रॉल करके घूम रहे हैं, गलियों में रील बना रहे हैं, लड़कियां रील बना रही हैं घूम करके कि हमको पैसा किस तरह से फेसबुक से मिले, किस तरह से इससे मिले। जीवन यापन मुश्किल हो चुका है। तो भारत की इकोनॉमिक बढ़ा रहे हैं ना सब रील बनाकर। तो भारत की इकोनॉमी रील बढ़ती है? जी नहीं, भारत की इकोनॉमी बढ़ती है उद्योग से, भारत की इकोनॉमी बढ़ती है स्टार्टअप से, भारत की इकोनॉमी बढ़ती है क्या नाम है, कुछ करने से, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने से। आप सेवा कैसे करेंगे? आपको सेवा के लिए कहीं नौकरी मिलनी चाहिए। तो आप आरक्षण का ऐसा सिस्टम है कि सवर्ण युवा पीछे जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कोई मतलब ही उसका नहीं है, क्योंकि उसको व्यवस्था ही नहीं। 10% का EWS को मतलब ही नहीं, उसका उम्र में नहीं, पता नहीं किस चश्मे से देखती है सरकार सवर्ण युवाओं को, पता नहीं किस चश्मे से देखती है कि उम्र में कोई फर्क, उनको जवान, वही 80 का बच्चा 30 साल का जवान दिखता है, उनको है सवर्ण का युवा 22 साल का बूढ़ा दिखता है। तो ऐसे पर आपको बहुत ज़्यादा कटाक्ष रहता है, देखते हैं सोशल मीडिया में। देश बर्बाद हो रहा है। आपके पास टैलेंट है, तो जातिगत आप बताइए, आप कहते हैं कि जातिगत व्यवस्था खत्म करना चाहिए, जाति में नहीं बटिए। तो आपके संविधान में क्यों जातिगत व्यवस्था है? क्यों आरक्षण रखा आपने? सारा कुछ तो आप देकर रखा ना, बैठाइए उसको। लेकिन नहीं, आज जातिगत पार्टियां बन चुकी हैं। क्यों दिया उनको आपने सेंशन किया कि निषाद पार्टी है, प्रणव पार्टी है, ढिमका पार्टी? क्या है ये तो जातिगत व्यवस्था है ना आपकी। तो आप तो देश को खुद तुले हुए तोड़ने पे जातिगत व्यवस्था करके। तो पहला काम देश को मजबूत करने के लिए देश के एकता और अखंडता को मजबूत करना होगा। तो ये जो आरक्षण रूपी दानव है, इसे खत्म करना होगा। पहला चीज जातिगत कानून। अगर आप किसी जाति की संरक्षण के लिए, किसी दबे कुचले को उठाने के लिए जातिगत कानून बनाते हैं तो उसका दुरुपयोग भी होता है। तो उस दुरुपयोग के लिए आपने क्या किया? SST एक्ट ऐसा कानून बना कि आपको कोई भी किसी भी से फंस सकता है।
एक रावण की वीडियो आई थी, उसने अधिकारी से कहा कि मैं तुम्हें 2 मिनट में असिस्टेंट फंस सकता हूँ, मैं जल्दी काम करो। अब बताइए, ये तो धमकी हो गई ना। तो ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं कुव्यवस्थाएं हमारे यहाँ पड़ी हुई हैं। आपके पास स्वास्थ्य नहीं सही है, सभी लोग अमीर हैं आपके यहाँ, नहीं, सभी लोग तो सच्चाई देख लीजिए। अभी पर सभी घरों पर, मैं डंके की चोट बताता हूँ, सभी घरों में कितने घरों में सरकारी नौकरियां हैं? नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में दोहन हो रहा है, 7वां 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। सरकारी नौकरी वाले 2-2, 2.5, 2 लाख रुपये पाने वाला उसमें है, क्या नाम है, और एक बच्चा 10,000 रुपये, 12,000, 15 काम कर रहा है रात 12 घंटे, उसका प्रोग्रेस चलेगा? सोचा आपने कभी? तो ये जिम्मेदारी बनती है। हम लॉलीपॉप देकर नहीं कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, इस तरह से लॉलीपॉप देकर के कितना जिएंगे बता दिए हमको। घर पे बीवी है, पत्नी है, बच्चे हैं, पिता है, दवाई माँ है, दवा के लिए काम करती है, तो उनकी दवा तो हो ही नहीं पाएगी। अब सरकारी, आप कभी ये माइक उठा करके चले आए सरकारी अस्पतालों पे, दिल का हाथ है, सरकारी, हर सरकारी अस्पताल के फ्रंट पे 20 दुकान मिल जाएंगे आपको मेडिकल स्टोर की। क्यों है? यानी कि आपके सरकारी अस्पतालों पे दवाइयाँ नहीं है, जीवन अच्छी दवाइयाँ नहीं उसके पास है, क्यों आपको सप्लाई व्यवस्था बनाए? तो वो लिखता है, डॉक्टर मजबूरन लिखता है कि इस मरीज जान बचानी है तो भैया प्राइवेट दवाई कर दो। तो ये तो आपके यहाँ की सुरक्षा, ये भारतीय अपना समाज पार्टी का मुद्दा है। चिल्लू पार विधानसभा के जो जनता है उसके लिए आप क्या लेकर आ रहे हैं, जो कि तमाम इस तरीके से जो कठिनाइयों का सामना करते हैं लोग, शिक्षा, रोजगार? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मैंने कहा कि मैं दलितों की, पिछड़ों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि दलित पिछड़े अब तो सवर्ण हो चुके हैं, सवर्ण बच्चे दलित पिछड़े हो चुके हैं, पिछड़ों के तो बच्चे पिछड़े हैया हैं जो कुछ बचे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ पूरा जो हमारा चिल्लू पार है, हमारे चिल्लू पार में जितने भी अस्पताल हैं सुचारू रूप से चले, जो भी इलाज के लिए जाएँ वहाँ उनको डॉक्टर उपलब्ध मिले। हमारे चिल्लू पार के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वो एडवांस हों। मेरी प्राथमिकता जो थी कि ये मैं तभी यही बात कर रहा था, एडवांस हों, और जो गली कूचे के मार्ग हैं ठीक हो, जो कि चल रहा है, कार्यक्रम तो चल रहा है, गली कूचों के मार्ग भी सुदृढ़ीकरण हो रहे हैं, इस बात को मानता हूँ। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, जितने भी हमारे चिल्लू पार में दुकानें हैं खाद्य व्यवस्था की, मिलावट नाम की चीज़ मैं नहीं होने दूंगा। प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो बिना लाइसेंस के, प्राइवेट अस्पताल हैं वो बिना लाइसेंस के नहीं चलेंगे, जिससे कि हत्या के लिए प्रयुक्त नहीं होंगे अस्पताल, वो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो भीतर जाएंगे। इसे आप मान रहे हैं कि चिल्लू पार में गलत हो रहा है? बहुत कुछ हुआ है, अभी देखिए तमाम अस्पताल उल्टा पुल्टा पड़ गए हैं तमाम जगहों पे। तो चिल्लू पार में मैं गलत ये तो कह रहा हूँ कि चिल्लू पार की जनता परेशान, अभी हम देख रहे हैं आपके इसी गांव में, देखिए जहां आप अभी इसी देखिए कितने एम्बुलेंस आपके यहाँ है, एम्बुलेंस करते आप दबाइए, घंटों लेंगे एम्बुलेंस पहुंचने में, तब तक आप प्राइवेट से पहुंच जाएंगे अस्पताल में, मरीज मर जाएगा आपका। अब इसी बात क्या ये इतना एडवांस भारत आपका एडवांस है ना व्यवस्था? तो क्या इतना एडवांस है? कहाँ बताइए? आप जब फ़ोन करेंगे वहाँ से उठाएगा, घूमता पता नहीं क्या करेगा, कभी कोई घंटों रहता है तब तक पता लगे मरीज कहानी खत्म। तो उसके लिए क्या व्यवस्था की आपने? मैंने स्वास्थ्य के लिए एक बात सुझाई थी, और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात जनता तक और उन लोगों तक पहुँचे। और इस सच खबर के आने वालों या देखने वाले जो आप लोग देख रहे हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा एक चीज़ कि कोविड आया, आपने देखा होगा, जनता मर गई दवा के बिना। अगर सरकार चाहती तो जितने भी आपके गांव फालतू के जो पंचायत भवन है वो बने हुए हैं, आप देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ पंचायत भवन, पंचायत भवन को तब्दील कर दीजिए अस्पताल में, हर गांव में अस्पताल होगा। पंचायत भवन के 2 कमरों को तब्दील कर दीजिए अस्पताल, छोटे अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में, आपके प्रत्येक गाँव में अस्पताल होगा। उन जगहों पर उनको कनेक्ट कर दीजिए पीएचसी से, आपके लोकल जो सरकारी हॉस्पिटल है। आपके जो आज झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए, हर जगह बैठे हुए हैं, उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है। आप जाके देखिए कभी, आकस्मिक निरीक्षण करिए, जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके यहाँ भीड़ लगी होती है, और वो ही लोग, उनके इलाज से लोग ठीक हो रहे हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि उनको चिन्हित करके और उन्हें ट्रेंड करिए, उनकी व्यवस्था बनाइए, उन्हें बैठाइए। तो इस तरह से आपके जो प्राथमिक चिकित्सा है, जो फर्स्ट एड चिकित्सा है, वो तुरंत मिल जाएगी। जो लोग बीमार कम हैं, वहाँ पे कहीं से आ रहे हैं, उनको कोविड का चाहे ऐसे तमाम बीमारियाँ होने वाली तमाम व्यवस्थाएं इस तरह की हैं, अगर होता है तो गांव के ही उन चिकित्सालयों में उनकी चिकित्सा हो जाएगी, वहीं से अपने घर से दाना पानी मिल जाएगा, ऑक्सीजन भरपूर हो जाएगी व्यवस्था। पर्यावरण आप समझिए, पर्यावरण हमारे यहाँ ध्वस्त हो रहा है, पेड़ की कटाई अंधाधुंध हुई है, और अंधाधुंध पेड़ की कटाई की वजह से आज ऑक्सीजन आपूर्ति की बड़ी भारी समस्या हो चुकी है। मैं ये भी आपसे अपील करूँगा कि कहीं भी ज़मीन मिले, कैसी व्यवस्थाएँ मिले, आप पेड़ लगाइए, पीपल के पेड़ लगाइए, और
फलदार वृक्ष लगाइए, नहीं है तो जैसे भी जहाँ भी है उसकी व्यवस्था करें। अगर आप नहीं करेंगे और सरकार की बदौलत कब तक रहेंगे आप? सेल्फ अपने खुद एक नागरिक जिम्मेदारी आपकी है, तो नागरिक हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि हम आवाज़ उठाएं, हम अपना कार्य करें, वृक्ष लगाएं, व्यवस्था करें। तो ये हमारी व्यवस्था भी है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। लेकिन आपका जो मुद्दा है जी। ये बहुत ही अच्छा लगा, जो स्वास्थ्य केंद्र वाला गांव में बताए हैं कि गांव-गांव में जो भी पंचायत भवन बना है, इजीली व्यवस्था है। मैंने ये मुद्दा कोई लेकर आता नहीं है, लेकिन ये सोच बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। भारतीय अपना समाज पार्टी ये मुद्दा, और मैं कहते कह रहा हूँ ना कि मैं गांव-गांव जैसे होता नहीं, गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र बना के रख दूंगा। ये मेरा सीएम पांडे का वादा है, भारतीय अपना समाज पार्टी का वादा है। आप यदि मुझे अपने देखिए, मैं गरीब परिवार से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, तो सवर्णों के लिए, गरीबों के लिए, जो दलित पिछड़ा मैंने क्यों कहा, इस नाते मैंने कह रहा हूँ कि दलित पिछड़ा मतलब बहुत से लोग दबदार बैठे हुए हैं, मोटा माल काटने वाले बैठे हुए हैं, और जो उन गरीबों के, जो SC ST तमाम लोगों की, जो पिछड़ों का जो माल, जो उनका हक मार रहे हैं, उनके लिए मैं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा कि उनके परिवार, जो गरीब परिवार है, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब परिवारों के, जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, शिक्षा जिनको नहीं मिल रही है, मैं उसके लड़ूंगा। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने क्षेत्र में, भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आते हैं, पूर्वांचल में आती है, तो उनके लिए लड़ूंगा कि हमारे पूर्वांचल में इतने मेडिकल कॉलेज हों कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनने में उनको समस्या ना हो। तो ये सारी बातें हमारे भारतीय अपना समाज पार्टी की व्यवस्था में हैं, और मैं ये आपसे वादा करता हूँ। वादा तो लोग करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ तो करता भी हूँ। आप देखे होंगे, मैं समाज परिवार से, मतलब सामान्य परिवार से हूँ। आज मैं, हमारे जो भाई साहब हैं, तो मैं देख रहा हूँ गौ सेवा में कर रहा था। क्यों? जी। मैं गौ सेवा कर रहा था, गौ को पानी और इत्यादि, भूसा इत्यादि में डाल रहा था। तो कुल कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि वो दर्द जो हमने गरीब परिवारों को देखा है, वो मैंने महसूस किया है। अपने क्षेत्र की जनता का दर्द मैंने महसूस किया है। दिखावे में तो लोग जी रहे हैं, दिखावा मुझे नहीं करना आता है। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ, जी जान से ला करके उस कार्य को पूरा करने का मानता रखता हूँ। भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार का सीएम पांडे ये आपसे वादा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखा जाए तो आने वाले समय में 2027 में फिर से भैया आ रहे हैं, और जो भी दावा कर रहे हैं कि अब देखा जाए तो क्या क्या ये फाइनल कर पाते हैं। बाकी आप लोग बने रहे, और एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करिएगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता।